हम्म। देखो तुम्हारे प्रश्न कैसे आता है वो देखना। यानी इसको बोलते हैं विजुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें किसी राजनेता की, किसी महापुरुष की पिक्चर दे देते हैं, यानी उसकी फ़ोटो दे देते हैं, और फिर कहा जाता है कि निम्नलिखित चित्र को देख करके आप 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो मान लो महात्मा गांधी की आ गई, इंदिरा गांधी की आ गई, APJ अब्दुल कलाम की आ गई। तो ऐसे जैसे महात्मा गांधी की है तो उसके ऊपर अपन किस तरह से लिखते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखें गांधी जी, गांधी जी दिखना तो चाहिए, दिख रहा है, ये टाइम आ गया। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। अब इंग्लिश कैसे बनेगी? इसमें सब्जेक्ट तो है गांधी जी, ठीक है। फिर कहलाते हैं, यह है मेन वर्ब, ये पैसिव वॉइस की वर्ब है। एक तो एक्टिव वॉइस की वर्ब है, एक्टिव वॉइस की वर्ब में तो होता कहते हैं, तो उस स्थिति में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे ES लगा देंगे, बात तुम भी समझना है ना। और कहलाते हैं, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया, जिसमें IJMR थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका गांधी जी है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज कॉल्ड, यानी IJMR में से इज लगाया और थर्ड फॉर्म लिख देंगे CALLED। तो इज कॉल्ड यानी कहलाते हैं। और अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं इंग्लिश में? द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन। तो इंग्लिश लिखो अब, गांधी जी, ये वर्ब हो गया। अब सॉरी ये सब्जेक्ट हो गया, और इज कॉल्ड ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट है फादर ऑफ द नेशन, और फुल स्टॉप। नेशन मतलब राष्ट्र है। अमन घूम घूम के पढ़ता है। अगला वाक्य लिखें, ये विश्व के महानतम लोगों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। ये विश्व के महानतम लोगों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के जो महानतम लोग हैं ये भी उनमें से एक हैं। विश्व के जो महानतम लोग हैं ये भी उनमें से एक हैं। तो इंग्लिश कैसे बनेगी?
ये जो लिखा है ये वह गांधी जी के लिए आया है, तो इसका इंग्लिश होगा ही। अब जाने जाते हैं, ये भी पैसिव वॉइस होगी, तो इज हमारा थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा इज नॉन, KNOWN। ये थर्ड फॉर्म है नो की, KNOW नो, KNEW न्यू, और थर्ड फॉर्म ये हो गया नॉन। अब ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है के रूप में, तो के रूप में का इंग्लिश होगा एज, एस, के रूप में का इंग्लिश हो गया एज। अब यहां लिखना है एक का इंग्लिश होगा वन, फिर में से तो ओ। अब महानतम, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट। लोगों को इंग्लिश में कहेंगे मैन, पीपल भी लिख सकते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस क्या बना, ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब लिखो वे 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। वे 2 अक्टूबर 1869 को अब अपन इंग्लिश बनाए इसकी। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे वे लिखा है, आपको पता है हमने वे शब्द गांधी जी के लिए काम में लिया है, और वे बहुवचन शब्द क्यों काम में लिया, आज्ञा सम्मान दर्शाने के लिए, सम्मान सूचक के भाव में हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना उन्होंने ऐसा किया, तो अपन बात तो गांधी जी की कर रहे हैं, इसलिए एक वचन में हम ही काम में लेंगे। और अब वर्ब क्या है, जन्मे थे, वो पैसिव वॉइस होगा, जन्मे थे वाज बोर्न, ही वाज बोर्न। पहले अपन को डेट लिखनी है, तो डेट के पहले आएगा ऑन, फिर ऑन में लिख दो आप 2 अक्टूबर 1869, he was born on 2 अक्टूबर 1869। अब 2 जगह है, जगह का नाम 2 है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। जैसे गुजरात जो है राज्य है, और पोरबंदर उसमें कोई एक छोटा कस्बा है, तो छोटे कस्बे के नाम के पहले एट, बड़े के पहले इन, तो आप क्या लिखेंगे, एट पोरबंदर इन गुजरात, एट पोरबंदर इन गुजरात। आगे लिखो, इनका पूरा नाम मोहनदास
करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? ये है। अब इनका शब्द गांधी जी के लिए आया है तो इंग्लिश क्या होगा? हिज। फिर पूरा का इंग्लिश होगा फुल। नाम को इंग्लिश में कहते हैं नेम। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या था? हेल्पिंग वर्ब। था, थे, थी होने पे हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज। अब ऑब्जेक्ट है मोहनदास करमचंद गांधी। तो एम कैपिटल, के और जी ये कैपिटल होंगे। जैसे मोहन दास, के कैपिटल हो जाएगा। करम चंद गांधी और फुल स्टॉप। अगला वाक्य लिखें, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो सब्जेक्ट तो है उनकी, इंग्लिश यहाँ पे होगा ही। अब शिक्षा दीक्षा हुई, ये है वर्ब, ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें इंग्लिश क्या बनाएंगे? वाज एजुकेटेड। शिक्षा दीक्षा हुई मतलब शिक्षा हुई, पढ़ाई हुई उनकी। तो इंग्लिश क्या होगा? वाज एजुकेटेड। और फिर ऑब्जेक्ट बच गया इंग्लैंड में। तो इन इंग्लैंड। फुल स्टॉप। अब आगे लिखो, वे वकालत करने के लिए, वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। दक्षिणी अफ्रीका गए। वे वकालत करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। सब्जेक्ट है वे, गांधी जी के लिए है। गांधी जी से सिंगुलर, तो हम सब्जेक्ट का मिलेंगे ही। वर्ब क्या है? गए। सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म, तो वेंट, ही वेंट। ऑब्जेक्ट है दक्षिणी अफ्रीका। तो किसी स्थान की ओर जाने पर टू लगाया जाता है। टू, और साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका कहते हैं। एस कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा। वेंट टू साउथ अफ्रीका। अब आगे लिखा है वकालत करने के लिए। तो वकालत करने के लिए को हम हिंदी में और क्या कहते हैं? वकील के रूप में अभ्यास करने के लिए क्या कहते हैं? वकालत करने के लिए का मतलब वकील के रूप में अभ्यास करने
के लिए। अब इसकी इंग्लिश बनानी है आपको, तो पहले इंग्लिश इधर से बनेगी है। तो अभ्यास करने के लिए को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस। के लिए का इंग्लिश फोर होता है ना, लेकिन प्रैक्टिस जो है वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया के साथ में के लिए का इंग्लिश टू से बनता है। एक वकील के रूप में तो एज ए लॉयर, एज ए लॉयर, LAWYER। He went to South Africa to practice as a lawyer. अगला वाक्य है, वहां उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया, संघर्ष किया। साउथ अफ्रीका में जो निग्रो प्रजाति के लोग जो हैं, वहाँ के मूल निवासी काले कलूटे रंग के, उनके साथ अंग्रेज लोग भेदभाव करते थे। ये कोलोनलाइजेशन का युग था, उपनिवेशिक समय था, अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेज लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। गांधी जी ने उनके इस हक के लिए वहाँ पे संघर्ष किया और काफ़ी सालों के बाद नेल्सन मंडेला ने इसे मुक्ति दिलाई थी। तो अपन इंग्लिश बनाए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उन्होंने, उन्होंने शब्द गांधी जी के लिए आया है, तो हम लिखेंगे ही। वर्ब है संघर्ष किया, तो आप इंग्लिश क्या बनाओगे, फोर्ट, FOUGHT। किससे बनाइए, फाइट से। फाइट मतलब संघर्ष करना, लड़ाई करना, और फोर्ट है वो फाइट का सेकंड फॉर्म है। संघर्ष किया, सिंपल पास्ट हो गया, तो ही फोर्ट। अब यहाँ विरुद्ध शब्द है, इसका इंग्लिश होगा अगेंस्ट, AGAINST, ही अगेंस्ट। ऑब्जेक्ट है रंग भेद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलर प्रेजुडिस, कलर प्रेजुडिस, प्रेजु, JUDIC, कलर प्रेजुडिस। अब वहां शब्द बच गया, इसको इंग्लिश में लिख दो, लास्ट में लिख दो डेयर, यानी ही फोर्ट अगेंस्ट कलर प्रेजुडिस, डेयर। डेयर को आप शुरू में भी लिख सकते हो, डेयर ही फोर्ट अगेंस्ट कलर प्रेजुडिस। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रेजुडिस। अब आगे लिखो, जब वे भारत लौटे, जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए
कई आंदोलन चलाए। कई बार क्या होता है, वाक्य बड़ा होता है तो हम इस वाक्य के आकार को देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो आपका सेंटेंस बड़ा है उसके टुकड़े कर लो। जैसे एक टुकड़ा तो हो गया, जब वे भारत लौटे। दूसरा, उन्होंने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए। दूसरा टुकड़ा हो गया, कई आंदोलन चलाए। ये 3 टुकड़े हुए। अब सबसे पहले हम क्या करें, लास्ट वाले टुकड़े की इंग्लिश बनाते हैं। तो कई आंदोलन चलाए, किसने चलाए? गांधी जी ने। ठीक है। उन्होंने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए, यहाँ भी सब्जेक्ट यही है। जब वे भारत लौटे, भारत भी गांधी जी लौटे। तो तीनों में जब सेम सब्जेक्ट है तो आप लिख दो ही। ठीक। अब है आंदोलन चलाए, वर्ब तो यही है ना, तो इंग्लिश क्या होगा? लॉन्च्ड, LAUNCHED, लॉन्च्ड, ही लॉन्च्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कई आंदोलन। तो इंग्लिश क्या होगा? सेवरल मूवमेंट्स, SEVERAL, सेवरल मतलब कई, MOVEMENTS, मूवमेंट्स। ये बन गया आपका सेंटेंस। ही लॉन्च्ड सेवरल मूवमेंट्स। अब दूसरा टुकड़ा क्या लिखना है? देश को स्वतंत्र कराने के लिए। देखो, अंग्रेजों से, इसको एक बार छोड़ दो। देश को स्वतंत्र कराने के लिए, मैंने बताया स्वतंत्र कराने के लिए, तो वर्ब है स्वतंत्र कराना। तो इंग्लिश क्या होगा? टू लगाएंगे, के लिए का इंग्लिश टू मेक इंडिया फ्री। क्या होगा? टू मेक इंडिया फ्री। यह आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। इसमें एक चीज बच गई, अंग्रेजों से। अब बना दो अंग्रेजी। अंग्रेजों से का इंग्लिश होगा फ्रॉम, और अंग्रेजों को क्या इंग्लिश में कहेंगे? द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिशर्स। BRITISHERS, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब क्या बच गया? जब वे भारत लौटे। तो जब का इंग्लिश होगा वे, सब्जेक्ट ही, वर्ब लौटे तो इंग्लिश होगा रिटर्न्ड, और टू इंडिया। इस तरह से आपका ये एक बड़ा सा जो सेंटेंस है वो शुरू हो गया। इनके आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। इनके आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। बहुत सिंपल बात है, आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है इनके आंदोलन, इंग्लिश बना दो। तो इनके गांधी जी के लिए आया तो हिच हो जाएगा। आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट्स।
हिज मूवमेंट्स। अब अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, आधारित थे, कैसी वॉइस होगा? हा थे थी होने पे वाज वर थर्ड फॉर्म होता है। मूवमेंट्स प्लूरल है तो वर लग जाएगा। आधारित होने को बेस कहते हैं तो बेस्ड, वर बेस्ड, वर बेस्ड। हिज मूवमेंट्स वर बेस्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सत्य और अहिंसा पर। पर शब्द का इंग्लिश होगा ऑन। सत्य को कहते हैं ट्रुथ, TRUTH। और को इंग्लिश में एंड कहते हैं। अहिंसा, हिंसा को जब वायोलेंस कहते हैं तो अहिंसा को क्या कहेंगे? नॉन वायोलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायोलेंस। हाँ, कौन बोल रहे? लाइव क्लास कैसे? नेट बहुत अच्छा चलता है हमारा। इसमें दिक्कत बड़ी आ रही है जो अभी क्लास ले रहे हो, लाइव में कोई दिक्कत आ रही है? टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, आवाज़ क्वालिटी वगैरह उसको सही साफ नहीं आता है। हाँ, अगला लिखो, इन्हें कई बार जेल भेजा गया। इन्हें कई बार जेल भेजा गया। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार किया गया का इंग्लिश क्या होगा? वाज अरेस्टेड। तो इन्हें सब्जेक्ट है ना, तो ही, और भेजा गया पैसिव वॉइस है तो वाज सेंट, SEND, सेंड इन भेजना, वाज सेंट इन भेजा गया, सेंट थर्ड फॉर्म है। टू जेल, ऑब्जेक्ट क्या है? टू जेल। और कई बार तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स। अब दो सेंटेंस और लिखने हैं। एक तो लिखो अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अंततः को इंग्लिश में कहते हैं एट लास्ट। सब्जेक्ट है भारत तो इंडिया। कैसी वॉइस बनेगा? आजाद हो गया तो वाज फ्रीड, वाज फ्रीड, ये पैसिव वॉइस है, वाज का थर्ड फॉर्म। अब डेट लगा दो तो ऑन अगस्त 15, 1947। लास्ट सेंटेंस, गांधी जी ने
कई पुस्तकें लिखी, कई पुस्तकें लिखी जो हमें सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट गांधी जी है, तो गांधी जी, क्रिया है लिखी, तो सेकंड फॉर्म होगा राइट की रोट। कई पुस्तकें तो सेवरल बुक्स। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य इसमें क्या है, जो हमें सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। जो शब्द का इंग्लिश होगा विच, क्रिया है प्रेरित करती है, इंस्पायर्स, ऑब्जेक्ट है हमें का इंग्लिश होगा अस। अब एक टुकड़ा बच गया, वो क्या है, सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए। मैंने बताया था क्रिया के साथ के लिए का इंग्लिश होता है टू, तो हो जाएगा टू लीड, यानी जीने के लिए। और सदाचार युक्त जीवन को बोलते हैं ए वर्चुअस लाइफ, टू लीड ए वर्चुअस लाइफ, सदाचार युक्त जीवन। दैट्स ऑल।